अगर ऐसा नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं और भारत की संसद पर बातचीत शुरू करते हैं। संसद, और संसद में सबसे पहले हमें देखना है संसद की संरचना। देखिए भाई, मैंने आपको बताया था कि भारत की संसद के दो सदन हैं, है ना। एक सदन होता है जिसका नाम है राज्यसभा, दूसरा सदन है लोकसभा। लेकिन इससे हटकर भारत का राष्ट्रपति भी संसद का भाग माना जाता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति भी संसद का भाग माना जाता है, यद्यपि वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है। ठीक है, और ऐसा क्यों माना जाता है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि संसद का मेन काम है विधान बनाना, कानून बनाना, और कानून बनाने की प्रक्रिया तब तक संपन्न नहीं होती है जब तक कानूनों को अंतिम स्वीकृति भारत का राष्ट्रपति ना दे दे। ठीक है, तो भारत में संसद के दो सदन हैं, एक सदन है राज्यसभा, एक सदन है लोकसभा। ठीक है, अब ये सदन जो है जिसका नाम आप सुनते होंगे कि एक निम्न सदन है, लोअर हाउस है तो लोकसभा, और एक सदन है अपर हाउस, जो है जिसको आप कह सकते हैं कि उच्च सदन। ऐसा नाम संविधान में कहीं नहीं दे रखा है कि ये निम्न सदन है, ये उच्च सदन है। ब्रिटिश परंपरा है, ब्रिटेन के अंदर कॉमन्स और लॉर्ड्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चलता था, जो झगड़ा चलता था, तो लॉर्ड्स कॉमन्स को नीचा दिखाने के लिए कहते थे कि ये निम्न लोगों की सभा है, मतलब लॉर्ड्स जो है वो सुपीरियर है और कॉमन्स जो है वो इन्फीरियर है, मतलब नीचे के लोग हैं। लेकिन भारत में ऐसा कोई भी जिसको आप कह सकते हैं कि विभाजन संविधान ने नहीं किया है। हाँ, संविधान ने प्रथम सदन लोकसभा को बोला है और राज्यसभा को द्वितीय सदन बोला है। ये जरूर है कि संविधान के अंदर प्रथम सदन और द्वितीय सदन नाम जरूर है। तो भारत की संसद की संरचना हम लोग देख रहे हैं, और संसद में सबसे पहले आता है भारत का राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के साथ में लोकसभा और राज्यसभा। हेडिंग लगाइए, भारत की संसद, भारत की संसद, और इसमें लिखिए संविधान के भाग 5 में। ये नोट्स आप लोग अच्छे से बना रहे हो कि नहीं सारे? ये नोट्स ही आपको बाद में रिवीजन के लिए काम देंगे। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेकर 122, संविधान के भाग 5 में, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेकर 122 संसद के विषय में है। हेडिंग लगाइए, संसद का गठन या संसद की संरचना, संसद का गठन या संसद की संरचना। और इसमें लिखिए भारत की संसद के 3 अंग हैं। भारत की संसद के 3 अंग है। नंबर 1, भारत का राष्ट्रपति। नंबर 2, राज्यसभा। तथा लोकसभा। नंबर 3, लोकसभा। देखिए 1954 में, 1954 में लोकसभा और राज्यसभा अस्तित्व में आई। लोकसभा
और राज्यसभा अस्तित्व में आई भारत का राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ना वह सदनों में बैठता है, ना वह सदनों में बैठता है, किंतु फिर भी उसे संसद का एक भाग माना जाता है। किंतु फिर भी उसे संसद का एक भाग माना जाता है क्योंकि संसद के द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून का रूप नहीं लेता है जब तक कि राष्ट्रपति उसे स्वीकृति ना दे दे। जब तक कि राष्ट्रपति उसे स्वीकृति ना दे दे। ठीक है, अब जरा देखिए कि हमारी संसद के दोनों सदनों के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले आते हैं हम राज्यसभा पर। देखिए, राज्यसभा को बोलते हैं द्वितीय सदन यानी कि सेकंड हाउस। राज्यसभा का क्या नाम है? द्वितीय सदन यानी कि सेकंड हाउस। और इसको कई बार उच्च सदन भी बोला जाता है। क्लास शुरू करते ही मैंने कह दिया था कि ये उच्च सदन नाम जो है हमारे संविधान में कहीं भी नहीं है। ठीक है, ये राज्यसभा क्या है? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व है। और अगर मैं ये कहूँ कि केंद्र के अंदर जो कानून बनाने वाली संस्थाएं हैं, भारत की संसद, उस संसद में एक राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन भी बनाया गया है। एक सदन तो क्या है? लोकसभा। हालांकि वहाँ से भी लोग राज्य से ही चुनकर आते हैं, लेकिन राज्यसभा के तो नाम से ही क्लियर है और राज्यसभा की प्रणाली से भी क्लियर है कि यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। मैं आपको बता चुका हूं कि भारत में अर्ध संघात्मक प्रणाली अपनाई गई है। तो याद रखिएगा, केंद्रीय विषय पर कानून बनाना, समझ में आया ना? केंद्रीय सूची के विषय पर कानून बनाना किसका काम है? केंद्रीय सूची के किसी विषय पर कानून बनाना किसका काम है भाई? है? अरे किसका काम है? संसद का काम है। समझ रहे हो ना? संसद का काम है। केंद्रीय विषय पर कानून बनाना किसका काम है? संसद का काम है। और संसद में यदि लोकसभा और राज्यसभा दो सदन रखे गए हैं और राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व रखा गया है, तो इसका मतलब क्या है? भारत का संविधान ये व्यवस्था करता है कि जो केंद्रीय विषय पर कानून बनेंगे उनमें भी राज्यों की इनडायरेक्टली सहमति ली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर राज्यों के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग बैठे हैं, है ना? हर राज्य से कुछ कोटा अलॉट होता है, हर राज्य से कुछ संख्या में लोग आकर यहाँ बैठते हैं और राज्यसभा से भी सहमति ली जाती है जब केंद्रीय विषय का कानून बनता है। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि केंद्रीय विषय पर बनने वाले कानूनों में भी राज्यसभा की सहमति ली जा रही है, केंद्रीय विषय पर बनने वाले कानूनों में भी राज्यसभा की सहमति ली जा रही है, तो जरा मुझे बताइए कि ये एकात्मक शासन का गुण है
या संघात्मक का? बताओ कैसे संघात्मक का है? मतलब राज्य और केंद्र, मतलब दोनों जो है वो मिलकर काम कर रहे हैं, राज्य के जो है वो केंद्र उन पर भारी नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल सही। तो याद रखिएगा, भारत के संघात्मक ढांचे में एक लक्षण यह भी आता है कि केंद्रीय विषय पर कानून बनाने के लिए जो भारत की संसद है, ध्यान से सुनना, भारत के संघात्मक ढांचे में एक विषय यह भी आता है, एक लक्षण यह भी आता है कि केंद्रीय विषय पर कानून बनाने के लिए जो भारत की संसद है उसमें भी राज्यों का प्रतिनिधित्व है। हालांकि राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा की तुलना में कुछ कम है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय जैसे कि संविधान संशोधन इतना महत्वपूर्ण विषय होता है, उसमें राज्यसभा जब तक सहमत ना हो तब तक कोई भी संविधान संशोधन नहीं हो सकता। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये जो राज्यसभा की उपस्थिति है इसकी प्रेरणा अमेरिका के दूसरे सदन सीनेट से ली गई है। राज्यसभा की उपस्थिति अमेरिका के दूसरे सदन सीनेट से ली गई है, और वही जो भावना सीनेट की है कि वहाँ भी केंद्रीय विषय, जिसको वहाँ पर फेडरल विषय बोलते हैं, वहाँ भी केंद्रीय विषय जिसको फेडरल विषय भी कहा जाता है, वहाँ भी केंद्रीय विषय या फेडरल विषयों पर कानून बनाने के लिए दूसरा सदन सीनेट है, और भारत में भी दूसरा सदन राज्यसभा है। हालांकि सीनेट के पास जितनी शक्तियां हैं राज्यसभा के पास उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी राज्यसभा की उपस्थिति द्वितीय सदन के रूप में भारत में संघात्मक लक्षण का एक जिसको कह सकते हैं लक्षण है। अब आगे देखते हैं कि राज्यसभा के अंदर जो है संरचना क्या है। ये तो समझ में आ गया होगा आपको, राज्यसभा बनाई क्यों गई, ये तो क्लियर हो गया होगा। अब संघात्मक शासन का राज्यसभा की संरचना को देखते हैं। राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर्स संविधान कितने निर्धारित करता है? 250। इनमें से 238 सदस्य निर्वाचित होंगे, ऐसा संविधान कहता है, और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। मैं आपको बता चुका हूं कि राष्ट्रपति कौन कौन से 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कौन कौन से 12 सदस्यों को मनोनीत करता है भाई? कौन कौन से? जो कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा से संबंधित हो। कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा से संबंधित हो तो 12 सदस्य नॉमिनेट होते हैं। लेकिन वर्तमान में राज्यसभा में सदस्य संख्या कितनी है? 245। वर्तमान में कितनी है? 245। इसमें से 12 तो नॉमिनेट हो गए, 245 में से 12 तो मनोनीत हो गए। कितने बचे? हाँ, 233। ठीक है, 233 सदस्य राज्यों से आते हैं, 233 सदस्य जो है वो निर्वाचित होते हैं। लिखिए राज्यसभा की संरचना, हेडिंग लगाइए राज्यसभा। यस बिल्कुल अमित। राज्यपाल कहाँ आता है यहाँ? अरे राज्यपाल राज्यसभा में क्या मतलब? चलो ठीक है, लिखो, सब लोग लिखे हैं। हेडिंग लगाइए राज्यसभा। और उसमें लिखिए राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। अतः संसद के दूसरे सदन के रूप में राज्यसभा की उपस्थिति
भारत में संघात्मक ढांचे का एक लक्षण है। संघात्मक ढांचे का एक लक्षण है। आगे लिखिए, अगला पॉइंट बनाकर लिखना है ना। राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया गया है। उसकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया गया है। अर्थात प्रत्येक राज्य का समान प्रतिनिधित्व नहीं है। अर्थात प्रत्येक राज्य का समान प्रतिनिधित्व नहीं है। सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश से है, ब्रैकेट में 31, और त्रिपुरा से सिर्फ एक सीट है। और त्रिपुरा से सिर्फ एक सीट है। अगले पॉइंट से लिखिए, राज्यसभा की प्रेरणा अमेरिका के द्वितीय सदन सीनेट से ली गई है। राज्यसभा की प्रेरणा अमेरिका के द्वितीय सदन सीनेट से ली गई है। किंतु अंतर यह है कि सीनेट में प्रत्येक अमेरिकी राज्य को दो सीटें आवंटित की गई है। दो सीटें आवंटित की गई है। जबकि राज्यसभा में सीटों का आवंटन जनसंख्या के अनुपात में है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन जनसंख्या के अनुपात में है। बात समझ में आ गई होगी आपको। जनसंख्या जिस राज्य की ज्यादा, उस राज्य को ज्यादा सीटें मिलेगी। देखिए, राज्यसभा में अधिकतम सीटें 250 निर्धारित है। राज्यसभा में अधिकतम सीटें 250 निर्धारित है। इनमें 12 सदस्य
इनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत किए जाते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान, व समाज सेवा से संबंधित होते हैं। इस मनोनयन के पीछे उद्देश्य यह है इस मनोनयन के पीछे उद्देश्य यह है कि अपने अपने क्षेत्रों में विशिष्ट ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले लोग विशिष्ट ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले लोग राज्यसभा में बिना चुनाव लड़े जा सके, बिना चुनाव लड़े जा सके और उनके अनुभव का लाभ राष्ट्र को मिल सके, देश को मिल सके। पॉइंट समझ में आ रहा है? 12 मनोनीत सदस्य क्यों भेजे जाते हैं? अब अपने अपने क्षेत्र के विशेष लोग होते हैं, जैसे कि कला के क्षेत्र में अगर मान लीजिए कि कोई बड़ा फिल्म स्टार है, जैसे जावेद अख्तर राज्यसभा में मनोनीत हुए थे, नरगिस दत्त राज्यसभा के लिए मनोनीत हुई थी, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है। ओके, अब क्या होता है कि ये लोग अपनी चुनावी राजनीति में उलझना नहीं चाहते, मतलब ये चुनाव लड़े, चुनाव लड़कर पहुंचे, इतना ना इनके पास क्षमता होती है और ना ही ये इनका मन होता है। तो ऐसे लोगों का पास अनुभव तो होता है, ठीक है, इनके अनुभव का देश लाभ उठा सके, इसलिए 12 मनोनीत सदस्यों की व्यवस्था राज्यसभा में है। हाँ, ऐसा कोई व्यवस्था अमेरिकी सीनेट में नहीं है। याद रखना, अमेरिका में कोई मनोनीत सदस्य नहीं होता है। हर राज्य से, 50 राज्य है वहाँ पे, 2-2 सदस्य हर राज्य से आते हैं, सबका चुनाव होता है। जबकि इंडिया में मनोनीत सदस्य हैं और राज्यसभा में 12 सदस्यों को भारत का राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ठीक है। आगे लिखिए, 238 सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं। वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है। वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है। इनमें 12 सदस्य मनोनीत हैं। 12 सदस्य मनोनीत हैं। 229 सदस्य विभिन्न राज्यों से हैं।
229 सदस्य विभिन्न राज्यों से है और 4 सदस्य दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों से है और 4 सदस्य दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों से है। ब्रैकेट में लिख लेना 3 दिल्ली से 1 पुडुचेरी से, 3 दिल्ली से और 1 पुडुचेरी से। ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं सबको? आराम से मैं धीरे धीरे स्ट्रक्चर क्लियर करता हुआ चल रहा हूं आपको। आगे लिखिए, संविधान की चौथी अनुसूची में, फोर्थ शेड्यूल में, संविधान की चौथी अनुसूची में या फोर्थ शेड्यूल में प्रत्येक राज्य को आवंटित, राज्यसभा में संविधान की चौथी अनुसूची में प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में आवंटित सीटों का वर्णन है। राज्यसभा में आवंटित सीटों का वर्णन है। अगले पैराग्राफ से लिखना, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली से किया जाता है। सेम वही जो राष्ट्रपति के लिए दिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली के आधार पर किया जाता है। ठीक है, मतलब इसके अंदर वोटर्स कौन होते हैं? वोटर्स होते हैं राज्य की विधानसभा के सदस्य। जैसा मैंने आपको कहा कि यूपी से 31 सदस्य हैं, तो यूपी की राज्य की जो विधानसभा है, समझ गए, यूपी राज्य की जो विधानसभा है वो 31 सदस्यों को राज्यसभा में भेजेगी। वोट कौन देगा? कॉमन मैन नहीं देगा, बल्कि वोट कौन देंगे? राज्य विधानसभा के सदस्य। हालांकि इनको किसने चुना है? इनको चुना है जनता ने। जनता ने इनको चुना, इन्होंने इनको चुना। इसलिए मैं क्या कह सकता हूं कि राज्यसभा के सदस्य जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है। निर्वाचित तो है, लेकिन सीधे जनता ने वोट नहीं दिया है। अगर जनता डायरेक्टली इनको चुनती तो मैं क्या कह सकता था कि ये प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है। अगर जनता डायरेक्ट इनको चुनती तो मैं यह कह सकता था कि ये प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है। जबकि ये कैसे चुने गए हैं? जनता ने पहले विधानसभा के सदस्यों को चुना है, एमएलए को चुना है, और उन एमएलए ने अपने जो राज्य है, अपने राज्य में राज्यसभा का जितना कोटा है उतने सदस्यों को चुनकर कहां भेजा है? राज्यसभा में। ठीक है, तो ये एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति जो होती है वो होता है। यह सीनेट के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई आपको? अप्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन होता है। आगे लिखिए, राज्यसभा का पूर्ववर्ती नाम राज्य परिषद था। राज्य परिषद था
1954 में इसका नाम राज्यसभा हुआ। 1954 में इसका नाम राज्यसभा हुआ। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ लिखिए, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। यह स्थायी सदन है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। हाँ, काउंसिल ऑफ द स्टेट राज्य परिषद ही तो हुआ। यह स्थायी सदन है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, यह स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं। एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये एक निरंतर तरह से कैसे चलेगा। मान लीजिए कि ये राज्यसभा है, ठीक है, और 1954 में सदस्य चुन लिए गए हैं। पहली बार कहाँ चुन लिए गए हैं? 1954 में चुन लिए गए हैं। अब देखिए 1956 में 2 साल हो गए कि नहीं हो गए? 1956 में कितना टाइम हो गया है? 2 साल। तो 2 साल बाद जो यहाँ पर सदस्य चुने गए थे, मान लीजिए यहाँ पर एक्स सदस्य चुने गए थे, है ना, तो इस 2 साल बाद एक्स का 1/3 सदस्य जो है वो रिटायर कर दिए गए। रिटायर कैसे कर दिए गए? उस समय पहली बार तो लॉटरी निकाल कर रिटायर किए गए, ठीक है, क्योंकि पहली बार तो किसी सदस्य का कार्यकाल 6 साल नहीं हुआ है। अच्छे से देखना बोर्ड पर, पहली बार तो किसी सदस्य का कार्यकाल 6 साल नहीं हुआ है ना, तो 1/3 सदस्यों को रिटायर करना था, तो किन को रिटायर करेंगे? लॉटरी निकाली और रिटायर कर दिया, ठीक है। अब इनकी जगह नए सदस्यों का चुनाव हो गया। इनकी जगह जो 1/3 सदस्य रिटायर हुए, उनकी जगह नए सदस्यों का चुनाव हो गया। अब आप कहेंगे सर ये 1/3 सदस्य कौन से थे? क्या किसी एक ही राज्य से निकाल लिए गए? नहीं, लॉटरी में सारे का चिट डाल दी, 245 की मान लो, 233 की, 12 तो मनोनीत है, 233 की चिट डाल दी उस समय, है ना, एक एग्जाम्पल लो, और उस समय उनका 1/3 निकाल लिया। अब वो जिस राज्य से जितने जितने आ गए वो सब रिटायर हो गए, ठीक है। ये भी संभव है कि सारे एक ही राज्य से आ गए हो, ये भी संभव है कि कुछ अलग अलग राज्य से आए हो, वो रिटायर हो गए, और जो जो सीटें जिस जिस राज्य में वेकेंट हुई उसमें चुनाव करवा लिया गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर 1/3 सदस्य और आ गए, ठीक, मतलब सदस्य संख्या वापस वही कर दी गई और पुराने 1/3 रिटायर हो गए। अब 1960 में क्या हुआ है? 1958 में, सॉरी, ठीक है, 2 साल और हो गए 1958 में। 1958 में 2 साल और हो गए, अब फिर 1/3 सदस्यों को रिटायर करना है, ठीक है, लेकिन वो जो नए एंटर हुए हैं उनको नहीं, जो पुराने चले आ रहे थे, जिनका कार्यकाल 4 साल का हो चुका था, उनमें से आधों को रिटायर करना है। समझ में आया कि नहीं आया भाई? अगर आप देखो कि पहली बार ये 1/3 जाएंगे, दूसरी बार ये 1/3 जाएंगे, तीसरी बार ये 1/3 जाएंगे, एक्स में से x/3 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 करके रिटायर करना है। सबसे पहले हमने इनको रिटायर कर दिया, ठीक है, क्लियर हुआ। अब क्या हुआ, इनकी जगह तो नए मेंबर आ गए, इनकी जगह तो नए सदस्य आ गए। अब 2 साल बाद इन नयों में से थोड़ी रिटायर करना है, 2 साल बाद इनमें से किन्हीं x/3 को रिटायर करना है, तो जो रह गए थे उनमें से आधों को रिटायर कब कर दिया? 1958 में लॉटरी निकालकर। 1960 में लॉटरी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मान लो ये रिटायर हो गए हो और इनकी जगह न्यू मेंबर आ गए हो, ठीक है, तो फिर 1960 में 2 साल बाद तो यही रिटायर होने, यही बचे 1/3, ये रिटायर हो गए। 1960 में बचे हुए भी रिटायर हो गए, तो यहाँ x/3 और रिटायर हो गए, यहाँ x/3 और रिटायर हो गए। अब आप देखो कि नए सदस्य आ गए हैं।
अब एक साइकिल बन गई है कि हर 2 साल बाद x/3 सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का हो जाएगा और जिनका हो जाएगा वो रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, देखो ये कब एंटर हुए थे भैया? 1956 में। ठीक है, ये कब एंटर हुए नए लोग? 1958 में। और ये कब एंटर हुए हैं? 1960 में। तो अब आप कहेंगे जी 1962 में कौन रिटायर होंगे? 1962 में इनका कार्यकाल 6 वर्ष का हो गया कि नहीं हो गया? तो ये जो नए एंटर हुए थे वो रिटायर हो जाएंगे। 1964 में ये रिटायर हो जाएंगे, 1966 में ये रिटायर हो जाएंगे, नए आते जाएंगे, पुराने रिटायर होते जाएंगे। इस तरह से एक सदस्य का कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष, और प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्यों का रिटायर हो जाएगा। हाँ भाई, कोई दिक्कत समझने में? अशोक, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं ना, उन्हीं का प्रतिनिधित्व है, तो दिल्ली और पुडुचेरी का है। ठीक है, कितना लिखवाया था? 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं, इतना ही लिखवाया था ना। एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है ना, आगे लिखिए, आगे लिखिए, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। नंबर 1, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, उसने 30 वर्ष की आयु पूरी कर ली होनी चाहिए। उसने 30 वर्ष की आयु पूरी कर ली होनी चाहिए। नंबर 3, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। नंबर 4, जन प्रतिनिधित्व कानून 1951, जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध, बहुत अच्छे से लिखना, देखो इस पे क्वेश्चन आ चुका है, किसी व्यक्ति को किसी अपराध में 2 वर्ष से अधिक की सजा हुई हो, तो वह संसद के किसी भी सदन का चुनाव नहीं लड़ सकता। तो वह संसद के किसी भी सदन का चुनाव नहीं लड़ सकता। समझाता हूं, पहले लिखो फिर। बंदीकरण अयोग्यता नहीं है। बंदीकरण अयोग्यता नहीं है। लिखा? आगे लिखिए,
इसको पीआरए बोलते हैं ना, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951। लिखिए, पीआरए 1951 के अंतर्गत जन प्रतिनिधित्व कानून को क्या बोलते हैं? पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951। लिखिए, पीआरए 1951 के अंतर्गत यदि किसी सदस्य को अयोग्य ठहराया जाए तो इसका निर्णय राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या भारत के निर्वाचन आयोग से राय लेकर करेगा। ओके, अब ये बात समझ लीजिए ध्यान से, मैं फिर से बता रहा हूं सारी चीजें। देखिए भाई, अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 30 वर्ष की आयु पूरी कर ली होनी चाहिए, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि उसको कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए उसके पास, समझ गए? लाभ का पद मैं आपको बता ही चुका हूं, डेफिनेशन तो कोई सेट नहीं है, लेकिन ऐसा पद जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसी स्थानीय सरकार, इन सबसे कोई बेनिफिट्स उठाता हो, चाहे वेतन उठाता हो, चाहे सुविधाएं उठाता हो, चाहे अन्य बेनिफिट्स उठाता हो, उसको हम किस में रखते हैं? लाभ के पद में। तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भारत की संसद ने, ध्यान से सुनना, इसके अलावा भारत की संसद ने जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 पारित किया है और समय समय पर इसमें संशोधन किया है। यह कानून क्या कहता है कि जो भी भारत में जनप्रतिनिधि बनेंगे, संसद और विधानसभा के सदस्य बनेंगे, है ना, पंचायतों के बारे में तो निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन संसद का और विधानसभा का यदि कोई सदस्य बनेगा और अगर वो निम्नलिखित गतिविधियों में पाया जाता है इन्वॉल्व, तो चुनने के बाद भी उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। चुनने के बाद भी उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। इसमें बहुत सारे प्रोविजंस है, जैसे कोई मानसिक रूप से दिवालिया हो गया हो, मतलब पागल हो गया हो, है ना, ये कोई खास अर्हता नहीं है, ठीक है। मतलब कोई व्यक्ति जो मानसिक रूप से पागल हो गया हो, वो संसद का सदस्य अगर चुन भी लिया गया तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर वो दहेज और क्या कहते हैं, छुआछूत जैसे अपराधों में संलिप्त पाया गया तो भी उसको तो भी उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों प्रावधानों की खासियत क्या है, पता लगाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना भाई। समझ में आया कि नहीं आया? अब जैसे किसका दिमाग का पुर्जा हिल चुका है किसी को पता थोड़ी लगता है। कोई मूर्खतापूर्ण संसद का सदस्य अगर बातें करे तो क्या आप उसकी मूर्खतापूर्ण बातों को सुनकर उसको मेंटली रिटार्डेड घोषित कर सकते हो क्या? और अगर किसी को डॉक्टर ने घोषित कर दिया है तो वो क्या इतना ईमानदार होगा क्या कि अपना सर्टिफिकेट लाकर संसद के अध्यक्ष को देगा, सदन के अध्यक्ष को, कि साहब ये सर्टिफिकेट लीजिए, मैं मानसिक रूप से पागल घोषित हो गया हूं, मुझे अयोग्य घोषित कर दीजिए। समझ रहे ना? तो मैंने वो लाइन क्यों नहीं लिखवाई आपको कि मानसिक रूप से विकृत घोषित कर दिया गया हो। वो बड़ी अंडरस्टूड बात है कि जो मानसिक रूप से विकृत घोषित हो गया है वो भी कहीं ना कहीं डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर दहेज या छुआछूत जैसी प्रथाओं में जिसको इन्वॉल्व पाया गया, इन्वॉल्वमेंट, सजा की बात नहीं की गई थी उसमें, इसलिए इतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है, ठीक है। लेकिन जो धारा इसमें अब जोड़ी गई वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी अपराध में अगर आपको 2 साल से ज्यादा की सजा हो गई, सजा बोल रहा हूं, यहां मैंने क्या बोला, बंदीकरण अयोग्यता नहीं है। बंदीकरण का मतलब क्या हुआ, आपको पुलिस पकड़ कर ले गई, आपका केस चल रहा है, केस तो चल रहा है 10 साल से, अभी सजा कहां हुई आपको? समझ में आया कि नहीं आया? केस तो चल रहा है 10 साल से, आप जेल में बंद हो, आपको जमानत नहीं मिल रही। जैसे कि यूपी में एक गैंगस्टर है जिनका नाम है मुख्तार अंसारी, है ना। मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस पंजाब से उठाकर वापस यूपी ले गई, उनका मुकदमा चल रहा है, सजा नहीं हुई है। तो अभी यूपी विधानसभा का चुनाव अगर हो और 2024 में लोकसभा का चुनाव हो तो मुख्तार अंसारी जी जेल से चुनाव लड़ सकते हैं, समझ गए। और अगर वो पहले से विधायक हो या पहले से एमपी हो तो अयोग्य घोषित नहीं होंगे। अगर उनको सजा हो गई और वो भी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 2 साल या उससे ज्यादा, तो आप चाहे संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो, आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। घोषित कौन अयोग्य करेगा? राष्ट्रपति, इलेक्शन कमीशन की सिफारिश पर।
हाँ भाई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? भारत का राष्ट्रपति घोषित करेगा और इलेक्शन कमीशन की सिफारिश पर, ठीक है। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 की किसी भी धारा का उल्लंघन अगर आपने कर दिया, और ये एक्ट बनाया किसने है? भारत की संसद ने बनाया है। समय समय पर संसद इसका संशोधन करती रहती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर संशोधन कर दिया गया, ऐसी स्थिति के अंदर अगर आप अयोग्य घोषित हो गए, तो ये क्वेश्चन आता है कई बार, क्योंकि मैं बताऊंगा कुछ मामलों में निर्णय लेते हैं लोकसभा के अध्यक्ष और कुछ मामलों में निर्णय लेता है भारत का राष्ट्रपति। तो इन मामलों में निर्णय कौन लेगा? भारत का राष्ट्रपति। कि अगर आपकी नागरिकता गड़बड़ निकल गई, आपने नागरिकता ली थी, बाद में पता लग गया कि झूठे डॉक्यूमेंट से ली थी, तो नागरिकता गई तो संसद की सदस्यता भी जाएगी, और संसद की सदस्यता जाएगी तो कौन अनाउंस करेगा कि संसद की सदस्यता गई? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सिफारिश पर भारत का राष्ट्रपति। बात समझे? सारे लोग समझ में आएगी नहीं आई बात? हाँ भाई, क्या कह रहे हो? अगर सर सजा 2 बार हुई हो 1-1 साल की? नहीं, अगर सजा 2 बार हुई हो तो वो अयोग्य घोषित नहीं होगा। समझ गए ना? मान लो सजा, आप यूं कह सकते हैं कि 6-6 महीने की सजा भी 4 बार हो सकती है, लेकिन अपराध इसका मतलब गंभीर नहीं था ना अक्षय। बात समझे? एक आदमी को 1-1 महीने की सजा 24 बार हो गई, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि सजा 24 बार हुई, टोटल मिलाकर तो 2 साल हो गए। लेकिन याद रखिएगा, 1 महीने की सजा का अपराध बड़ा नहीं है, तभी तो 1 महीने की सजा है, और 2 साल की सजा वो होती है जिनमें अपराध गंभीर होता है। तो कानून का एम क्या था? कानून का एम था कि ऐसे लोगों को संसद में ना घुसने दिया जाए जो कि अपराधी है, कन्विक्टेड है। जयललिता इसका एग्जाम्पल है। जयललिता मुख्यमंत्री थी, उनको तमिलनाडु की एक अदालत ने क्या घोषित कर दिया, जो हाई कोर्ट ने, तो उनको सजा सुना दी 2 वर्ष से ज्यादा की। हाथों हाथ उनकी विधायक जो थी वो गई। अगर आप विधायक नहीं रहेंगे तो मुख्यमंत्री भी नहीं रह सकते, तो हाथों हाथ उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहा। हाँ, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो 1951 है, उसके अंतर्गत लास्ट वाला क्या घोषित कर दूं भाई? क्या रिपीट कर दूं रजत? मैंने कहा कि अगर कोई भी संसद का सदस्य जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की किसी भी धारा में अयोग्य घोषित होता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो क्या हो जाएगा? वो अयोग्य हो जाएगा। निर्णय लेगा भारत का राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सिफारिश से, ठीक है। अनुराग ठाकुर बीसीसीआई में थे, लाभ का पद नहीं माना गया, है ना? माना गया बीसीसीआई तो समाज सेवा का काम है, कोई वेतन नहीं ले रहे ना। सौरभ गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष है, कोई वेतन नहीं ले रहे, लेकिन पावर कितनी भयानक यूज कर रहे हैं आप ये तो देखिए। इसीलिए कई बार लोग लाभ के पद जैसी चीज पर हंसी उड़ाते हैं कि जो वास्तविक लाभ के पद है उनको तो बाहर कर दिया गया है, और जो बहुत साधारण सी बात है, स्कूल का टीचर है ना, उनको कहा ये लाभ का पद है, ठीक है। जो टॉप लाभ के पद है, जो समाज सेवा के नाम पर चोरी करने में सक्षम है, ठीक है, उनको तो बाहर कर दिया गया है, और जो वास्तव में बेचारे सुखी तनख्वाह पर गुजारा कर रहे हैं उनके लिए बोल रहे हैं कि ये लाभ का पद है। इसलिए लाभ का पद कॉन्सेप्ट बड़ा ही विवादास्पद रहा है। हाँ, निर्णय लेगा राष्ट्रपति। अरे नहीं भैया गौतम, ये मतलब नहीं हुआ यार। मैंने कहा मैंने कहा कि इन मामलों में अयोग्यता घोषित करनी होगी तो राष्ट्रपति करेगा। अब किन मामलों में लोकसभा का अध्यक्ष करेगा मैंने बताया ही नहीं है इस। और मैं एक चीज से बड़ा देखो दुखी हूं, आप लोग अपनी भाषा बनाकर कमेंट में डाल देते हो यार। क्वेश्चन पूछा करो, या तो होगा क्या ना कि आपकी इस लाइन को कोई आत्मसात कर लेगा, आपके अनुयायी यहाँ पर ज्यादा होंगे मेरे से। मेरी बात समझे ना भाई? स्टूडेंट जो होते हैं ना आपस में, वो एक दूसरे के अनुयायी बन जाते हैं। उनको कईयों को तो ये भी पता नहीं लगता कि सर आपने बोला था या किसी दूसरे स्टूडेंट ने बोला था। समझ में? आपने बोला था या किसी दूसरे सर ने बोला था, इसी जन्म में बोला था या पिछले जन्म में बोला था, मैं अच्छे से जानता हूं। तो होता क्या है कि आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन के रूप में पूछो, अन्यथा आप ये, मैंने कब कहा कि इसका अर्थ ये होगा कि चुनाव से पहले राष्ट्रपति निर्णय लेगा, चुने जाने के बाद लोकसभा का अध्यक्ष? मैंने तो नहीं कहा। मैंने कहा कि इन मामलों में निर्णय लेगा राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सिफारिश से। लोकसभा अध्यक्ष कब निर्णय लेगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे लिखिए, आगे लिखिए। लिखिए, राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति
भारत का उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा अपने ही सदस्यों में से एक राज्यसभा अपने ही सदस्यों में से एक उपसभापति भी चुनती है। उपसभापति भी चुनती है जो सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की बैठकों का संचालन करता है। बैठकों का संचालन करता है। इसके अलावा राज्यसभा 10 वरिष्ठ सदस्यों का एक पैनल भी बनाती है। इसके अलावा राज्यसभा 10 वरिष्ठ सदस्यों का एक पैनल भी बनाती है। जब सभापति और उपसभापति दोनों ही अनुपस्थित हो, जब सभापति और उपसभापति दोनों ही अनुपस्थित हो, तो इस पैनल में से वरिष्ठ सदस्य राज्यसभा की बैठकों का संचालन करता है। राज्यसभा की बैठकों का संचालन करता है। राज्यसभा की बैठकों का संचालन करता है, किंतु यदि सभापति और उपसभापति दोनों का पद रिक्त हो, किंतु यदि सभापति और उपसभापति का पद रिक्त हो, तो राज्यसभा की बैठकों का संचालन वह व्यक्ति करेगा जिसे भारत का राष्ट्रपति ऐसा करने के लिए कहे। यह बहुत माइन्यूट अंतर है, दोनों को अच्छे से समझना। सब लोग बोर्ड पे समझिए। मैंने क्या कहा, राज्यसभा में एक सभापति होता है, जो कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति, ठीक है। अब एक उपसभापति भी होता है। उपसभापति का काम क्या होता है कि जब सभापति अनुपस्थित है, अनुपस्थित होने का मतलब वो किसी दिन नहीं आया है, ठीक है, तो वो उपसभापति जो है वो सभापति का काम करेगा और राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अब ये भारत का जो राज्यसभा का सभापति है, जो भारत का वाइस प्रेसिडेंट भी होता है, अगर ये किसी समय प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहा हो, तो अगर ये किसी समय राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा हो, तो जो मैं आपको बता चुका हूं कि राष्ट्रपति के इस्तीफा देने पर
पद रिक्त हो जाने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। तो ऐसी स्थिति में ये उपसभापति सभापति की भूमिका निभाएगा। ठीक है। अब राज्यसभा में एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि ये दोनों ही ना आए किसी दिन। ठीक है, ये भी तो हो सकता है, एक दिन सभापति भी नहीं आए, उपसभापति भी नहीं आए, तो ये स्थिति हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अगर ऐसा है तो राज्यसभा में 10 वरिष्ठ सदस्यों की एक लिस्ट होती है। अगर ये दोनों अनुपस्थित हैं तो इनमें से वरिष्ठतम व्यक्ति राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कर लेगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, ये बहुत पॉइंट अच्छे से समझ लेना, सेम लोकसभा में भी लागू होगा। क्या कि अगर सभापति और उपसभापति दोनों एब्सेंट हो तो ऐसी स्थिति में जो 10 वरिष्ठ सदस्यों की लिस्ट बनी हुई है ना, उनमें से कोई एक मेंबर अध्यक्षता कर लेगा। लेकिन अगर सभापति और उपसभापति दोनों का पद रिक्त हो गया हो, रिक्त हो जाने का तरीका दोनों ने इस्तीफा दे दिया हो, है ना। पहला तरीका तो क्या है, दोनों ने रिजाइन कर दिया हो, दोनों की डेथ हो गई हो, समझ में आया ना, दोनों को अपने पद से हटा दिया गया हो, इसको कहते हैं रिक्त हो जाना। रिक्त का मतलब परमानेंटली एब्सेंट होगा ये। ठीक है, ऐसी स्थिति में इनमें से कोई अध्यक्षता नहीं करेगा। भारत का राष्ट्रपति जो है वो किसी एक सदस्य को, राज्यसभा के किसी एक सदस्य को मनोनीत करेगा कि आप राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कीजिए। जैसे ही नए सभापति और उपसभापति का चुनाव हो जाएगा तब तक ये व्यक्ति इन बैठकों की अध्यक्षता करेगा। दोनों पॉइंट्स में अंतर समझ में आया? रिक्त होने पर राष्ट्रपति मनोनीत करेगा और अनुपस्थित होने पर तालिका में से। वरिष्ठ बोलने का अर्थ क्या है? वरिष्ठ बोलने का अर्थ है सीनियरिटी ऑफिस में, है ना। सीनियरिटी का मतलब क्या होता है? राज्यसभा को आपने कितना सर्व किया है। ठीक है, तो कोई तो राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा होगा, वो मनोनीत करेगा। हाँ, वरिष्ठ का मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छे से समझ लो भैया, 70 के बैच का अधिकारी 71 के बैच की तुलना में वरिष्ठ है। उम्र से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उम्र से लेना देना नहीं है। तो राज्यसभा में जो 10 बार आ चुका है वो वरिष्ठ हो गया, राज्यसभा में जो एक ही बार आया वो कनिष्ठ हो गया, है ना। भले ही जो एक बार गया वो बहुत बूढ़ा हो और जो 10 बार आ चुका हो वो कंपैरेटिवली यंग हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। एज का कोई इशू नहीं होता, इशू होता है आपकी सीनियरिटी ऑफिस में कितनी बड़ी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। क्लियर? अब देखिए, राज्यसभा का सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के विषय में हम अलग से पढ़ चुके हैं, इसलिए सभापति के बारे में अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। लिखिए, राज्यसभा का उपसभापति, उपसभापति के बारे में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि सभापति के बारे में तो हम अलग से पढ़ ही चुके हैं उपराष्ट्रपति के वाले चैप्टर में। लिखिए, राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति अपना इस्तीफा सभापति को संबोधित करते हुए देता है। राज्यसभा का उपसभापति अपना इस्तीफा सभापति को संबोधित करते हुए दे देता है। उसे 14 दिन का नोटिस देकर, उसे 14 दिन का नोटिस देकर उसके पद से हटाया भी जा सकता है। उसके पद से 14 दिन का नोटिस देकर उसके पद से राज्यसभा द्वारा सामान्य बहुमत से हटाया भी जा सकता है। सामान्य बहुमत से हटाया भी जा सकता है। ठीक है, तो अगर उसको खुद को इस्तीफा देना हो तो वो सभापति को इस्तीफा देगा। ठीक है, और अगर उसको हटाना हो तो राज्यसभा सामान्य बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर देगी, 14 दिन का नोटिस देगी। लेकिन याद रखना, उपराष्ट्रपति में एक लाइन और थी कि राज्यसभा सामान्य बहुमत से हटा सकती है बशर्ते लोकसभा उससे सहमत हो। ठीक है, लेकिन उपसभापति के अंदर लोकसभा के सहमत होने नहीं होने का कोई लेना देना नहीं है।
उपसभापति को सिर्फ राज्यसभा अपने सामान्य बहुमत से एक संकल्प पारित करके हटा सकती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बड़े माइन्यूट अंतर है इनके अंदर। मैं बड़ा धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूं आपको कि यहां से क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट फंस जाते हैं। क्यों? उपसभापति से क्वेश्चन आ जाता है, जनरली स्टूडेंट लोकसभा का अध्यक्ष तैयार करके जाते हैं। ठीक है, तो सभापति के विषय में अगर आपको पढ़ना हो तो भारत का उपराष्ट्रपति हम लोग पढ़ा चुके हैं। और उपसभापति के बारे में क्या बात हो गई? उपसभापति राज्यसभा अपने ही सदस्यों में से एक को क्या चुनता है? उपसभापति चुनता है ना, वो उनका सदस्य होता है। ठीक है, अब आगे आ जाइए। उपसभापति का काम क्या है? जब सभापति एब्सेंट हो या सभापति का पद रिक्त हो, है ना, सभापति का केवल अकेले का पद रिक्त हुआ ना तो उपसभापति उसकी बैठकों की अध्यक्षता करेगा। सभापति एब्सेंट हुआ तो उपसभापति अध्यक्षता करेगा। ठीक है, तो वो बैठकों की अध्यक्षता करता है। अगर वो रिजाइन करना चाहे पद से तो वो सभापति को संबोधित करते हुए कर सकता है ना, सभापति को संबोधित करते हुए वो अपना इस्तीफा दे सकता है। क्लियर हुआ? आगे देखिए कि राज्यसभा का जो उपसभापति है, अगर उसको हटाना हो तो राज्यसभा एक संकल्प पारित करके हटा सकती है। 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा ताकि वो अपना पक्ष रख सके। सामान्य बहुमत चाहिए और लोकसभा का इस कार्यवाही में कोई लेना देना नहीं। गेटिंग में पॉइंट? ये पॉइंट समझ में आ गया? हेडिंग लगाइए लोकसभा। हेडिंग लगाइए लोकसभा। लिखिए लोकसभा को जनता का सदन, लोकसभा को जनता का सदन, लोकप्रिय सदन, तथा प्रथम सदन भी कहा जाता है। तथा प्रथम सदन भी कहा जाता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य 552 हो सकते हैं। इनमें से 530 सदस्यों का निर्वाचन, इनमें से 530 सदस्यों का निर्वाचन राज्यों से होता है। बीस सदस्य संघ शासित प्रदेशों से, यूटी से आते हैं। 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के, 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं जिन्हें भारत का राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इसके ब्रैकेट में लिख देना डिलीटेड। ये प्रावधान डिलीट कर दिया गया है। ये प्रावधान डिलीट कर दिया गया, मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। इनमें 530 सदस्य राज्यों से, जबकि 13 सदस्य संघ शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। संघ शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं।
अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखना, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। लोकसभा के सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता खुद वोट डालती है और इस प्रणाली के अंदर प्रत्यक्ष रूप से जनता वोट डालती है। तरीका होता है वयस्क मताधिकार, ठीक है। तरीका क्या होता है? वयस्क मताधिकार। पूरे राज्य को, पूरे देश को कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। ये पूरे भारत में निर्वाचन क्षेत्र है। पुरानी व्यवस्था अगर देखें तो 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं जो अलग अलग राज्यों से आए हैं। कितने निर्वाचन क्षेत्र हुए? 543, जो अलग अलग राज्यों से आए हैं। कोशिश की जाती है कि लगभग ये हर निर्वाचन क्षेत्र की पॉपुलेशन बराबर हो। ये कोशिश की जाती है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की पॉपुलेशन बराबर हो। ऐसा होता नहीं है, लेकिन प्रयास किया जाता है कि हर सांसद इक्वल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, है ना, लगभग इक्वल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। अब जनसंख्या के अनुसार ही ये निर्वाचन क्षेत्र बनते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा है, समझ गए, तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्र होंगे। इन निर्वाचन क्षेत्रों को साधारण भाषा में बोलते हैं सीट, है ना। तो मान लीजिए कि राजस्थान राज्य के अंदर लोकसभा की 25 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर कितनी है भैया? 80। उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर 80 सीटें है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो याद रखिएगा, ये व्यवस्था बनाई गई है कि हर राज्य के अंदर जितनी जनसंख्या है उतनी ही ज़्यादा लोकसभा की सीटें भी है। ये राज्य का जो है निर्वाचन क्षेत्र बनता है, ठीक। वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदान होता है और मतदान में विजयी उम्मीदवार कौन होता है? मान लीजिए 8 उम्मीदवार खड़े हो गए, ए बी सी डी ई एफ, 6 खड़े हो गए। मान लीजिए कि ए को 30 वोट मिले 100 में से ए को 30 वोट मिले, बी को वोट मिले मान लीजिए 10, सी को वोट मिले मान लीजिए 20, डी को वोट मिले मान लीजिए 10। कितने हो गए भैया? 40, 60, 70। ई को वोट मिले 15, एफ को वोट मिले 15, तो ए चुनाव जीत गया। राष्ट्रपति के चुनाव में मैंने कहा था कि 50% से ज़्यादा वोट मिलने जरूरी है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में मैंने क्या कहा था कि 50% से अधिक मत मिलने जरूरी है, जबकि यहां पर जो सर्वाधिक मत प्राप्त करता है वो जीत जाता है। देखो, इसको 70% लोगों ने रिजेक्ट किया है। 70% लोगों ने इसे रिजेक्ट किया है, लेकिन वो 70% वोट बट गए, इसलिए ये विजयी हो गया। इस सिस्टम को बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोल, ठीक है। ये सिस्टम कई बार पूछा जाता है, जो सबसे आगे निकल गया वो कौन, कितना पीछे रह गया, वो बात खत्म। इसका मतलब विजयी उम्मीदवार को सिर्फ एक ही वोट ज्यादा मिल जाए किसी से, ठीक है। मान लीजिए कि इसको मिलते इन दोनों के बीच में, सी और ए के बीच में, सी सेकंड रनर अप है ना, सी रनर अप है ना। तो मान लीजिए कि इन दोनों के वोट के बीच में एक ही वोट का अंतर होता, तो भी एक वोट ज्यादा लेने वाला जीत जाता, है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि एक व्यक्ति को लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए कितने वोट चाहिए, तो आप बोलोगे जी सबसे ज्यादा। समझ में आया ना? सबसे ज्यादा मतलब फर्स्ट वाले और सेकंड वाले में मिनिमम डिफरेंस कितना होना चाहिए? एक ही वोट का हो जाए, काम चल जाएगा। इसको बोलते हैं फर्स्ट पास द पोल। दूसरी बात, यही प्रणाली विधानसभा में भी अपनाई जाती है, इसलिए जब मैं विधानसभा पढ़ाऊंगा तो उसको कनेक्ट कर लेना। अब एक और बात, वयस्क कौन है? तो पहले भारत में यह माना गया था कि 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेने वाला व्यक्ति वयस्क है। अब 61वां संविधान संशोधन जो राजीव गांधी के जमाने में हुआ 1988 में, उस समय वयस्क की आयु घटाकर कितनी कर दी गई? 18। तो वर्तमान में 18 वर्ष का हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, कितना ही पढ़ा लिखा हो, सबको वोट डालने का अधिकार है और सबके वोट की वैल्यू बराबर है। धर्मेंद्र, अभी लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला काम छोड़ो, वहां पर परिसीमन होना बाकी है, ठीक है ना। तो वहां परिसीमन जब हो जाएगा तब चीजें क्लियर हो जाएगी कि वहां पर कितने वोट है, वह सब क्या है। तो अभी पुरानी प्रणाली को देखो, क्योंकि अभी वहां पर बाकी है। वोट देना कौन सा अधिकार है? वोट देना राजनीतिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। आगे लिखिए, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से
देश की जनता के द्वारा किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से देश की जनता के द्वारा किया जाता है। इसके लिए संपूर्ण देश को निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है जिन्हें सरल भाषा में सीट कहा जाता है। प्रत्येक राज्य में निर्वाचन क्षेत्र इस प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं इस राज्य में निर्वाचन क्षेत्र इस प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं कि अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में अधिक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हो, और कम जनसंख्या वाले राज्यों में कम। इसके पीछे मूल भावना यह है कि लोकसभा का प्रत्येक सांसद लगभग समान जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। लोकसभा का प्रत्येक सांसद लगभग समान जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। ठीक है, आगे लिखिए। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। किसी निर्वाचन क्षेत्र में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया जाता है। मतों के निर्धारित प्रतिशत का कोई सिद्धांत नहीं है। मतों के निर्धारित प्रतिशत का कोई सिद्धांत नहीं है। मतों के निर्धारित प्रतिशत का कोई सिद्धांत नहीं है। आगे लिखिए। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट पॉइंट से लिखना, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है।
अर्थात प्रत्येक 5 वर्ष में लोकसभा भंग हो जाती है और नई लोकसभा का चुनाव होता है। अगले पॉइंट से लिखना, भारत का राष्ट्रपति समय से पूर्व भी लोकसभा को भंग कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति समय से पूर्व भी लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा की अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा की अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। किंतु एक बार में सिर्फ 1 वर्ष, आपातकाल समाप्त हो जाने की दशा में यह विस्तार किसी भी हालत में छह माह से अधिक का नहीं हो सकता है। किसी भी हालत में 6 माह से अधिक का नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मुद्दा क्या हुआ, लोकसभा का सदस्य जो होता है वो चुना कैसे जाता है, मैंने आपको बता दिया। लोकसभा का कार्यकाल है 5 वर्ष, प्रत्येक 5 वर्ष में लोकसभा भंग हो जाती है, नए लोकसभा का चुनाव हो जाता है। इस तरह से ये सदस्य नए आ जाते हैं। दूसरा, अगर भारत का राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग कर सकता है, लेकिन ऐसा वो कब करेगा, जब प्रधानमंत्री उसको ऐसा करने की सिफारिश करे। मैंने कल आपको राजीव गांधी वाले केस में बताया था कि इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई थी, लोकसभा का कार्यकाल कितना था, 5 वर्ष का। ठीक है, तो राजीव गांधी जी ने 1984 में ही, जब बहुमत वाला प्रधानमंत्री था, उन्होंने 1984 में ही ये सिफारिश कर दी कि भाई नई लोकसभा का चुनाव हो जाए, और नई लोकसभा का इलेक्शन भी हो गया। तो इस तरह से लोकसभा भंग हो जाती है और नई लोकसभा का चुनाव होता है। नेशनल इमरजेंसी में या राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। जब देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगी हो या राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। अब इसका केस समझ लेना, इमरजेंसी में हम और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इस केस में क्या है, जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन एक बार में सिर्फ 1 वर्ष, एक बार में 1 वर्ष। क्या मतलब हुआ, एक बार जब आप कार्यकाल का विस्तार करोगे तो 1 वर्ष के लिए ही कर सकते हो, एक साथ 5-7 साल नहीं कर सकते। यह मतलब हुआ कि आप उसको एक साथ 5 साल बढ़ा दो, 10 साल बढ़ा दो, ऐसा नहीं कर सकते, एक बार में 1 वर्ष। और अगर आपातकाल खत्म हो गया, मान लीजिए 1 जनवरी को आपातकाल खत्म हो गया, तो ये जो विस्तार आपने दिया है ये मैक्सिमम 6 महीने और चल सकता है। 6 महीने के अंदर अंदर आपको नई लोकसभा का चुनाव करवाना है। राज्यसभा इमरजेंसी में भी भंग नहीं होती, नहीं मधुर, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। तो लोकसभा का केस समझ में आ गया आपको, लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, लोकसभा का कार्यकाल कैसे होता है।
अभी देखते हैं उस पर दो, अगर एक ही सांसद 2 सीटों पे चुन लिया जाता है तो क्या होता है? री इलेक्शन होगा, पुनर्निर्वाचन होगा। ठीक है, हाँ भाई। तो अब आगे देखते हैं कि लोकसभा में हमें यह देखना है कि लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, जरा समझिए इसको, पहले समझ लो फिर लिख लेना। लोकसभा अपने ही मेंबर्स में से एक अध्यक्ष चुनती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? राज्यसभा का जो सभापति है वो उसका सदस्य नहीं होता है, लेकिन लोकसभा अपने ही सदस्यों में से अपना एक अध्यक्ष चुनती है। ठीक है, यह अध्यक्ष लोकसभा की गतिविधियों का संचालन करता है। लोकसभा ना सिर्फ अध्यक्ष चुनती है बल्कि उपाध्यक्ष भी चुनती है। तो लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष दोनों ही लोकसभा के सदस्य होते हैं। एक परंपरा है भारत में कि लोकसभा अध्यक्ष का पद सत्तारूढ़ दल को यानी कि रूलिंग पार्टी को जाता है और लोकसभा का उपाध्यक्ष का पद मुख्य विपक्षी दल को दे दिया जाता है, ताकि एक संतुलन बना रहे, चेक एंड बैलेंस बना रहे कि अध्यक्ष का पद किसको जा रहा है? सत्तारूढ़ दल को, और उपाध्यक्ष का पद किसको जा रहा है? मुख्य विपक्षी दल को। अध्यक्ष अपने पद पर रहता है तो वो कौन कौन से काम करता है? एक तो लोकसभा की गतिविधियों का संचालन करता है, अध्यक्ष का पद बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोकसभा की गतिविधियों का संचालन करता है। दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण काम है, जब लोकसभा के अंदर धन विधेयक पेश होता है, जब लोकसभा के अंदर धन विधेयक पेश होता है, धन विधेयक, मैं बताऊंगा कि धन विधेयक की डेफिनेशन क्या होती है, लेकिन जब लोकसभा में धन विधेयक पेश होता है तो लोकसभा का अध्यक्ष ही ये सर्टिफिकेट देता है कि वो विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। मतलब लोकसभा के अध्यक्ष का ये प्रमाण पत्र या ये सर्टिफिकेट जरूरी है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका प्रमाण पत्र लोकसभा का अध्यक्ष ही देता है, ये उसका फाइनल डिसीजन होता है। तीसरी बात, कभी कभी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, कभी कभी दोनों सदनों की ज्वाइंट सिटिंग होती है। इस ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। कभी कभी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। लिखिए, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष लिखिए, लोकसभा अपने ही सदस्यों में से अपना एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। लोकसभा अपने ही सदस्यों में से अपने एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। एक परंपरा है कि अध्यक्ष का पद सत्तारूढ़ दल को और उपाध्यक्ष का पद मुख्य विपक्षी दल को प्राप्त होता है। और उपाध्यक्ष का पद मुख्य विपक्षी दल को प्राप्त होता है। परंपरा है सिर्फ। लोकसभा अध्यक्ष, अब पॉइंट वाइज लिखते जाना। लोकसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही की नियम व प्रक्रियाएं बनाता है।
सदन के कार्यवाही की नियम व प्रक्रिया बनाता है और उसका ये निर्णय अंतिम होता है और उसकी द्वारा दी गई व्यवस्था अंतिम होती है, उसके द्वारा दी गई व्यवस्था अंतिम होती है। नेक्स्ट लिखना, यदि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाए, यदि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाए तो इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर ही करता है, लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। डिटेल बताऊंगा कब बुलाई जाती है, लेकिन अगर बुलाई जाए तो उसकी बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। थर्ड लिखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना, यदि किसी सदस्य को दल बदल विरोधी कानून, यदि किसी सदस्य को दल बदल, मैं इस कानून को भी डिटेल में डिस्कस करूंगा, यदि किसी सदस्य को दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत अयोग्य घोषित कर दिया गया है, अयोग्य घोषित करना है, तो यह निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष ही लेगा, यह निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष ही लेता है। बात समझ में आई? अगर किसी को अन्य कारणों से अयोग्य घोषित किया जाता है तो निर्णय कौन लेता है? राष्ट्रपति। लेकिन दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत निर्णय लेने का अधिकार किसको है? लोकसभा के अध्यक्ष को। यह पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? अभी क्लास शुरू होते ही बताया था कि किसी अन्य कारण से अयोग्य घोषित करना है तो निर्णय कौन लेगा? राष्ट्रपति। लेकिन अगर दल बदल विरोधी कानून के कारण अयोग्य घोषित करना है तो वो निर्णय लेने का काम कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। आगे लिखिए, सभी संसदीय समिति, नेक्स्ट पॉइंट, सभी संसदीय समितियों के अध्यक्षों का मनोनयन लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। आगे लिखिए, यदि लोकसभा में किसी विषय पर मतदान हो और दोनों पक्षों में बराबर मत पड़ जाए तो अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देकर यह गतिरोध दूर कर सकता है। तो यह अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देकर यह गतिरोध दूर कर सकता है।
लेकिन राज्यसभा में शक्ति सभापति के पास होती है, राज्यसभा में यह शक्ति सभापति के पास होती है। बात समझ में आ गई? दोनों पक्षों में बराबर मत पड़ जाएं, मान लीजिए लोकसभा के अंदर टाई हो जाए, टाई की स्थिति हो गई, पक्ष और विपक्ष बराबर मत पड़ गए, तो ऐसी स्थिति में जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो निर्णायक मत देगा और गतिरोध दूर कर देगा। निर्णायक मत का मतलब किसी के फेवर में देगा, जिसके फेवर में देगा वो जीत जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर करके पूछा जाता है कि निर्णायक मत लोकसभा का अध्यक्ष मतलब कौन दे सकता है? लोकसभा का अध्यक्ष दे सकता है, और निश्चित रूप से राज्यसभा में भी सभापति ये निर्णायक मत दे सकता है, पहली बात। अब लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है ये समझिए। जब तक लोकसभा अस्तित्व में रहती है तब तक लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, 5 वर्ष होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये लोकसभा भंग हो जाती है, मान लीजिए कि ये 5 वर्ष बाद ये लोकसभा भंग हो गई यहाँ पर, ठीक है, और ये नई लोकसभा का चुनाव हुआ, अब ये नई लोकसभा का पहला दिन है, इस पीरियड के बीच में भी लोकसभा के अध्यक्ष का पद बना रहता है। अच्छे से समझ लेना, लोकसभा अध्यक्ष का पद पुरानी लोकसभा के भंग हो जाने के पश्चात भी बना रहता है, जब तक कि नई लोकसभा की पहली बैठक होती है, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि वो कौन है जो लोकसभा भंग हो जाने के बाद भी अपने पद पर बना रहता है, तो वो है लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष अगर इस्तीफा देना चाहे, स्पीकर अगर इस्तीफा देना चाहे, तो डिप्टी स्पीकर को संबोधित करते हुए देता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को दे सकता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को यह इस्तीफा दे सकता है। अगर अध्यक्ष को उसके पद से हटाना हो, लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाना हो, तो लोकसभा एक सामान्य बहुमत से संकल्प पारित करके उसे उसके पद से हटा सकती है। हाँ, उसको 14 दिन का नोटिस जरूर दिया जाएगा। समझ में आया? लोकसभा अध्यक्ष को यदि उसके पद से हटाना हो तो लोकसभा एक सामान्य बहुमत से संकल्प पारित करके उसे हटा सकती है, 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा। अब अच्छे से एक पॉइंट समझ लेना, अगर लोकसभा स्पीकर को हटाना है तो भी ये तरीका है, अगर लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को हटाना है तो भी ये तरीका है। अगर लोकसभा के स्पीकर को हटाना है तो लोकसभा एक संकल्प पारित करेगी, 14 दिन का नोटिस देगी कि भैया आप अपने आप को डिफेंड कर लो, और बहुमत से हटा देगी। डिप्टी स्पीकर को हटाना है तो भी ये तरीका है। अब समझना, अगर लोकसभा के स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव चल रहा हो, लोकसभा के स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव चल रहा हो, तो ऐसी बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर नहीं करेगा। समझ में आया? लोकसभा के स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव चल रहा हो तो ऐसी बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर नहीं करेगा। तो कौन करेगा? तो डिप्टी स्पीकर करेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि तुम स्पीकर हो, तुम डिप्टी स्पीकर हो, तो स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव चल रहा है, तो स्पीकर तो चला जाएगा सदस्यों में, बैठ जाएगा, वहां अपने आप को डिफेंड करेगा, डिप्टी स्पीकर बैठक की अध्यक्षता करेगा। अब मान लो बैठक में मतदान करना हो, ठीक है, जब बैठक में मतदान करना हो तो स्पीकर एक मेंबर के रूप में मतदान कर देगा, ठीक है, क्योंकि वो अब मेंबर बन गया है। अब जब मेंबर बनने के लिए आप उसका सारा कार्यक्रम चला रहे हो, वो अभी एज ए मेंबर बैठा है, स्पीकर एज ए मेंबर बैठा है, तो जब वो मेंबर के रूप में बैठा है तो मेंबर के रूप में अपना मत दे देगा। अब दोनों के बीच में टाई हो गया तो क्या उसको निर्णायक मत देने का अधिकार है? नहीं। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? जो यहां सीट पर बैठा है। समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सी बात समझना, निर्णायक मत देने का अधिकार आपको तब होता है जब आप पीठासीन अधिकारी होते हो, और अगर लोकसभा के स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव चल रहा है तो ऐसी स्थिति में वो पीठासीन अधिकारी नहीं है, ऐसी स्थिति में वो सीट पर नहीं बैठा है। तो निर्णायक मत वो देगा जो सीट पर बैठा है, और जो सदस्य के रूप में बैठा है वो सदस्य के रूप में मत देगा। सेम फॉर डिप्टी स्पीकर। हाँ, पहले अभी तो हटाने के तरीके बता दिए मैंने, है ना। अब अगर दोनों एब्सेंट हो, एब्सेंट, तो सेम वही प्रोसीजर है। लोकसभा में भी 10 सीनियर लोगों की लिस्ट होती है, दोनों एब्सेंट हो तो उन सीनियर लोगों में से कोई कर लेगा, और अगर दोनों है ही नहीं, पद रिक्त है, इस्तीफा दे चुके हैं, डेथ हो चुकी है, हटा दिए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति मनोनीत करेगा किसी व्यक्ति को, वो लोकसभा का सदस्य में से
वो लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं सबको? अभी लिखवाऊंगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। लिखिए, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल तब तक होता है, अगला पॉइंट, कार्यकाल तब तक होता है जब तक लोकसभा का अस्तित्व होता है। जब तक लोकसभा का अस्तित्व होता है, लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि नई लोकसभा का गठन ना हो जाए। लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि नई लोकसभा का गठन ना हो जाए। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए देता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए देता है। जबकि उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को संबोधित करते हुए देता है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को यदि उनके पद से हटाना हो, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को यदि उनके पद से हटाना हो तो एक संकल्प साधारण बहुमत से पारित करके लोकसभा हटा सकती है। साधारण बहुमत से पारित करके लोकसभा हटा सकती है। इसके लिए हटाए जाने वाले व्यक्ति को कम से कम 14 दिन का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। चीज क्लियर हो रही होगी सबको? कोई प्रॉब्लम? उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष होगा क्योंकि वो उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। सदस्य का कार्यकाल कितना होता है गौतम? 6 वर्ष ना? हाँ, आगे लिखिए।
लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष ऐसी किसी भी बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा ऐसी किसी भी बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा जिसमें उसे ही हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन हो, जिसमें उसे ही हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन हो, वह सदस्य के रूप में इस बैठक में भाग ले सकता है बोल सकता है और मत भी दे सकता है। किंतु निर्णायक मत नहीं दे सकता है। ये लास्ट पैराग्राफ क्लियर हुआ, समझ में आया? अगर अध्यक्ष को हटाने का संकल्प चल रहा हो तो वो उस बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा, चूंकि वो सदस्य तो होता ही है, सदस्य के रूप में भाग लेगा, बोलेगा। मतदान होगा तो सदस्य के रूप में तो मत देगा ही देगा, लेकिन अगर टाई हो गया तो उस गतिरोध को दूर करने के लिए या उस डेडलॉक को दूर करने के लिए वो अपना निर्णायक मत या डिसाइसिव वोट नहीं दे सकता है। ठीक है, तो ये लोकसभा का अध्यक्ष है जिसकी स्पेशल पावर्स जो है वो मैंने आपको बता दी है। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ क्या होती है, कार्य क्या होते हैं, उपाध्यक्ष लोकसभा का कौन होता है, अध्यक्ष कौन होता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। एक टर्म आती है, बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म है, उसका नाम है वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर। एक बार अध्यक्ष, सदा के लिए अध्यक्ष। ये एक ब्रिटिश टर्म है, ठीक है, ये एक ब्रिटेन की टर्म है। ब्रिटेन में जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, जो निचला सदन है ब्रिटेन का, उसकी खासियत क्या है, उसमें जो स्पीकर बनता है उसको सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दल दोनों ये विशेष अधिकार देते हैं कि आप चाहो तो परमानेंटली स्पीकर बन सकते हो। ठीक है, देखिए भाई, स्पीकर 5 वर्ष बाद अगर चुनाव लड़ेगा और चुनाव लड़के दोबारा जीत कर आएगा तो इसकी गारंटी होनी चाहिए ना कि वो चुनाव जीत पाए। ठीक है, तो सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दल इसकी गारंटी देते हैं कि आप चुनाव लड़ना, जीतने की गारंटी हम देते हैं, क्योंकि आपके अगेंस्ट में कोई कैंडिडेट ही खड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, तो निर्विरोध जीत जाएंगे। इसके बदले में स्पीकर ये गारंटी देता है कि वो दलगत राजनीति यानी कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर काम करेगा और अगली बार ही स्पीकर भी बनेगा। समझ गए? मतलब अगली बार वो मंत्री बनने की कोशिश नहीं करेगा, अगली बार वो संसद का नॉर्मल सदस्य बनने की कोशिश नहीं करेगा, वो स्पीकर ही रहेगा। स्पीकर गारंटी देता है कि वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर स्पीकर की भूमिका निभाएगा नेक्स्ट टाइम भी, और जो रूलिंग पार्टी होती है और जो अपोजिशन पार्टी होती है, एक सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दल जो ब्रिटेन में होता है, वो ये गारंटी देता है कि हम आपके अगेंस्ट में कोई कैंडिडेट ही खड़ा नहीं करेंगे। तो ब्रिटेन में स्पीकर तब तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक कि वो चाहे। वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर, वो तब तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक वो चाहे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग परंपरा ब्रिटेन के अंदर है। इंडिया में ऐसी कोई परंपरा नहीं है। यहाँ जो स्पीकर होते हैं वो अगले चुनाव में अपनी पार्टी से, रूलिंग पार्टी जो उसकी होती है, उससे लोकसभा का टिकट मांगते हैं। ठीक है, अब आप बताइए कि अगर कोई स्पीकर है जो अगले चुनाव में जा रहे हैं, जैसे 2024 में भारत में लोकसभा के चुनाव होंगे, वर्तमान स्पीकर है ओम बिरला जी, राजस्थान के कोटा से सांसद बने, पहले सांसद बने तब जाकर स्पीकर बने ना। तो अगर उनको
अगर उनको 2024 में भी चुनाव लड़ना है तो उनको भारतीय जनता पार्टी का टिकट चाहिए, समर्थन चाहिए, समझ गए, कार्यकर्ताओं का समर्थन चाहिए, जो चुनाव लड़ने के लिए खर्चा होता है वो चाहिए, ये सारे काम चाहिए उसको। अब क्या उनसे ये उम्मीद की जा सकती है, उनसे ही नहीं किसी से भी, कि वर्तमान लोकसभा को वो निष्पक्ष तरीके से चलाएंगे? अगर वो वर्तमान लोकसभा को निष्पक्ष तरीके से चलाएंगे और उसमें सत्तारूढ़ दल को भी डांटेंगे, डपटेंगे, उनके अगेंस्ट में भी कार्रवाई करेंगे, तो क्या सत्तारूढ़ दल उनको अगली बार टिकट देगा? बात समझे? मतलब आपको आगे किसी से लाभ लेना है तो आप उसको वर्तमान में फेवर पहुंचाते हो कि नहीं पहुंचाते हो? स्पीकर के साथ ये आरोप लग सकता है। इसलिए होना क्या चाहिए, ब्रिटेन में जैसा होता है कि एक इस बार स्पीकर कोई बन रहा है तो वो गारंटी ले ले कि मैं स्पीकर ही बनूंगा, मैं ये पार्टी पॉलिटिक्स से हट जाऊंगा। तो ये एक बार स्पीकर ऑलवेज स्पीकर, वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर, एक बार अध्यक्ष सदा के लिए अध्यक्ष, ये एक प्रकार की ब्रिटिश परंपरा है। गलत तो है, बट चूंकि संविधान में कोई उपबंध नहीं है इसलिए लोग ऐसा करते हैं। लिख लीजिए, एक बार अध्यक्ष सदा के लिए अध्यक्ष, ये एक ब्रिटिश परंपरा है। वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर, या एक बार अध्यक्ष सदा के लिए अध्यक्ष, यह एक ब्रिटिश परंपरा है। वहां हाउस ऑफ कॉमन्स का स्पीकर, वहां हाउस ऑफ कॉमन्स का स्पीकर स्पीकर बनने के पश्चात अपने दल से इस्तीफा दे देता है, अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देता है, अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देता है और ये वादा करता है कि वह अगले कार्यकाल में भी स्पीकर ही बनेगा। बदले में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य उससे ये वादा करते हैं कि अगले चुनाव में वे उसके विरुद्ध कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। वे उसके विरुद्ध कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। कि भारत में ऐसी परंपरा नहीं है। भारत में ऐसी परंपरा नहीं है। करता है, शोर तो मचा सकते हैं, लेकिन संविधान आपको क्या कह सकता है? कुछ नहीं। चलिए एक ब्रेक लीजिए 10 मिनट का, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे इसे।